नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोगों ने जो पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन का जो चैप्टर है वह कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो से पूर्व हम लोगों ने इसी चैप्टर से रिलेटेड जो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं और सिंगल लाइन आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लघुत्तरात्मक तथा निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों के बारे में जाने उससे पहले हम लोग इन प्रश्नों की जो प्रकृति है या किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है मुख्यतः शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको आप समझाइए या इस पर एक टिप्पणी लिखिए, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं यह समझाइए, पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं समझाइए। तो ऐसा पूछ लिया जाता है। जब इसे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की श्रेणी में पूछा जाता है तो उसे हम इस तरह से समझेंगे कि इसकी मार्किंग होगी मैक्सिमम 4 मार्क्स की, केवल 4 नंबरों की, जिसे 2+2 के रूप में पूछ लिया जाता है या केवल 4 नंबर के रूप में ही पूछ लिया जाता है। तो उसका हमें उसी हिसाब से आंसर देना होगा। इसी प्रकार से जो निबंधात्मक प्रश्न है वे हमें ऐसे टाइप में लिखने होते हैं, निबंध के टाइप में लिखने होते हैं। तो सबसे पहले तो उस पूरे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या गया है उसके बारे में हमें समझना होगा कि क्या पूछा गया है। यदि उसे टुकड़ों में पूछा गया है तो उसके आंसर हमें टुकड़ों में देने होंगे, जैसे पार्ट्स में पूछा गया है क्या है, प्रकार बताइए, कारण बताइए, समझाइए। जैसे पूछा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, इसके कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या है समझाइए। तो 3 टुकड़ों में पूछा गया है तो उसी हिसाब से इसकी मार्किंग होती है। तो हमें उसी प्रकार से हर पार्ट को स्पष्ट करते हुए उसका आंसर देना होगा, तभी हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा दिलाते हैं हमें, इसलिए इनकी महत्ता को हमें समझते हुए इन्हें बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत अच्छे से सोल्व करना चाहिए। अब मुश्किल तो है नहीं क्योंकि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया है, तो हमें इन्हें हल करने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि किसी बच्चे ने इस चैप्टर से संबंधित मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले वहां जाए और इस चैप्टर्स के सारे पार्ट्स देख लें ताकि वह क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत सबसे पहले लघुत्तरात्मक प्रश्नों का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को किस प्रकार से महत्व दिया गया है, समझाइए या बताइए। देखो बच्चों, हम लोगों ने जाना है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ कहा जाता है और यहाँ पर प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप की पूजा की जाती है, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, पौधे हो, हवा हो, जल हो, कुछ भी हो, उनकी विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। और भारतीय संस्कृति के जो पौराणिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उसमें यही शिक्षा दी गई है कि पृथ्वी के जो विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न पदार्थ हैं, विभिन्न संसाधन हैं, वे पूजनीय हैं, उनकी स्तुति करनी चाहिए और हम लोग करते भी हैं देवताओं के रूप में, कभी इंद्र की, कभी वरुण की, कभी जल देवता की। तो इन रूपों में हम लोग पूजा करते हैं। और भारतीय संस्कृति में जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनके महत्व को भी समझा गया है और उनके औषधीय महत्व को हम लोगों ने इस रूप में जोड़ दिया है कि हम धार्मिक रूप में उनकी स्तुति करते हैं। जैसे बिल्व है, जैसे वट है, जैसे पीपल है, जैसे दुर्वा है, जैसे पलाश है, जैसे तुलसी है, इन सभी की स्तुति हम लोग करते हैं। भारतीय संस्कृति में जीव संरक्षण का संदेश दिया गया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो हम लोग जब इसे आंसर के रूप में लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ कहा गया है और हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा जो वेद है वह है ऋग्वेद। उसमें पृथ्वी को, जल को और वायु को देव स्वरूप में स्तुति की गई है और भारत के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने वृक्षों, वनों के महत्व को स्पष्ट किया है और स्पष्ट करते हुए इनके संरक्षण पर बल दिया है। इसी प्रकार से पौधों और वनस्पतियों के औषधीय रूप को हमने धार्मिक दृष्टि से देखा है, उनको धार्मिक दृष्टि से महत्व दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग गिन सकते हैं पीपल, तुलसी, पलाश, दुर्वा, बिल्व आदि। इसी प्रकार से हम नदियों और प्राकृतिक वस्तुओं की देवताओं के रूप में स्तुति करते हैं और इनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत उपलब्ध है, जैसे इंद्र, वरुण आदि। और जैन धर्म के अंतर्गत भी अहिंसा को परम धर्म माना गया है और जीवों के संरक्षण की सीख दी गई है। इस तरह से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर काटे
रूख रहे तो भी सस्ता जान, यदि सिर कट जाने पर रूख, रूख से मतलब पेड़, सिर कट जाने के पश्चात भी यदि रूख रहता है, पेड़ रहता है तो भी सस्ता जानो, यानी ज़्यादा मोल किसका है? रूख का है, वृक्ष का है। बहुत ही सुंदर उक्ति है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में। अब इससे संबंधित इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो उक्ति कही गई है वो किस घटना से संबंधित है, उस घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, संक्षेप में हमें बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ये उक्ति है वह खेजड़ली गांव के लोगों के द्वारा कही गई। और कब कही गई? जब 1730 में वहाँ जो जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ और खिजड़ी के वृक्ष काटो, काट के मेरे सामने लाओ कि किसी कार्य में उनको उपयोग करने थे। अब वे लगातार काटते काटते खेजड़ली गांव में पहुंच गए, लेकिन खेजड़ली के जो बिश्नोई संप्रदाय है वह पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण प्रेमी है। तो वो लोग क्या हुए, अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के जो पेड़ थे उनसे चिपक गए और कहा कि हम इनसे दूर नहीं होंगे। तो सैनिकों ने कहा कि दूर हट जाओ वरना तुम्हारा सिर कलन कर दिया जाएगा, सिर काट दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि सिर काटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, यदि सिर के बदले अगर हमारा पेड़ रह जाता है, वृक्ष रह जाता है तो भी सस्ता जानो, चाहे हमारा सर कलम कर दो, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम वृक्ष को नहीं कटने देंगे। यह घटना मंगलवार की थी, 21 सितंबर 1730 को यह घटित हुई, इसलिए उस दिन को काले मंगलवार के रूप में वहाँ के लोग मनाते हैं, याद करते हैं। और ये बहुत ही जो निर्भीक महिला थी श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई, उनके नेतृत्व में यह जो पूरा आयोजन था वह हुआ। और इसके अंतर्गत अमृता देवी सहित उसकी 3 पुत्रियां और गांव के लगभग 363 स्त्री पुरुष मारे गए। तो हम लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो कहेंगे कि अमृता देवी बिश्नोई जो कि जोधपुर के खेजड़ली गांव की निवासी थी और उसके गाँव में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश से खिजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे, जिसका अमृता देवी ने विरोध किया और उसके साथ उनकी 3 पुत्रियां और गांव के लगभग 363 स्त्री पुरुष मारे गए। और यह घटना थी 21 सितंबर 1730 की। इस प्रकार से अमृता देवी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मारे जाने के पश्चात भी उन्होंने वृक्षों की जो रक्षा में अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, वह वास्तव में इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया। और तभी यह जो उक्ति थी वह कही गई कि सिर काटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, यदि हमारे सिर के बदले में यदि वृक्ष जीवित रहते हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। तो हमारा सिर क्या है, पेड़ के आगे बहुत ही सस्ता है। और ये घटना मंगलवार की थी, इसीलिए इस दिन को काले मंगलवार के रूप में याद किया जाता है। और आज भी खेजड़ली गांव में इस घटना की याद में मेला लगता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय सुझाइए, उपाय बताइए। तो हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, किस कारण से होता है इसके बारे में डिस्कस किया है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया है, और हम लोगों ने इसके उपायों के बारे में भी डिस्कस किया है। तो हमसे केवल क्या पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के उपाय पूछे गए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होता किस कारण से है, मुख्य रूप से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन गैस है, उनका अधिक वातावरण के अंतर्गत उत्सर्जन होता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो ये कार्बनिक जो गैस का उत्सर्जन होता है उसके उत्सर्जन को ही रोका जाए, कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग कम किया जाए जिनके माध्यम से कार्बन का उत्सर्जन होता है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम किया जाए, और जो हमारे यातायात के जो साधन है उसके अंतर्गत सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाए ताकि वे कार्बन उत्सर्जन कम करें। और इनके विकल्प हमें प्रयोग में लेने चाहिए। नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे कि सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, उन सोर्सेज को काम में लेना चाहिए और हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा रखना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए और वृक्षों की कटाई कम करनी चाहिए। तो हम लोग आंसर देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान गर्म होने की घटना को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसे रोकने के लिए हम निम्न कदम उठा सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, कार्बनिक ईंधन का प्रयोग कम करना और कार्बन मुक्त ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग अधिक करना, जैसे कि सूर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि, और वनों की जो कटाई है उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करना। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि विश्व के किन्हीं 3 मरुस्थलों के नाम बताइए।
3 मरुस्थलों के नाम बताने हैं तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल। देखो, मरुस्थलों का निर्माण क्यों होता है, किस कारण से होता है? मरुस्थलों का निर्माण मुख्य रूप से इस रूप में होता है कि या तो किसी क्षेत्र पे वर्षा कम होती है, ताप अधिक होता है और वहाँ की जो मृदा है वह वनस्पति विहीन होती है, इसके कारण वह जो वर्षा है उसे आकर्षित भी नहीं कर पाती और वह धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित होती जा रही है। तो हम लोग आंसर देंगे कि जो विश्व के 3 मुख्य मरुस्थल पूछे गए हैं उसके अंतर्गत हम लोग बताएंगे थार मरुस्थल, जिसका 85% जो भाग है वह भारत में है और बाकी 15% पाकिस्तान के अंतर्गत है और यह राजस्थान का 2/3 एरिया कवर करता है। लगभग 12 जिले राजस्थान के कवर करता है थार मरुस्थल। इसी प्रकार से दूसरा है जो सहारा मरुस्थल, वह एशिया के बहुत से देशों के अंतर्गत विस्तृत है। इसी प्रकार से तीसरा है कालाहारी मरुस्थल, जो साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है, वहाँ पर अवस्थित है। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के कुल भाग का 35% हिस्सा मरुस्थल में कन्वर्ट हो चुका है, मरुस्थल के रूप में है और यह भाग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट है पेरिस समझौते के बारे में संक्षेप में बताइए कि पेरिस समझौता क्या था। हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो पेरिस समझौता था वह फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंतर्गत हुआ और वहां COP21 का आयोजन किया गया। अब इस COP21 के आयोजन में जो मुख्य बातें थी वह यह थी कि इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। दूसरी इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट बात थी वह यह थी कि इस सम्मेलन के अंतर्गत 175 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और न केवल हस्ताक्षर किए अपितु उनकी संसद ने इसे अनुमोदित भी किया और विश्व में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कि राष्ट्रों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए, किसी बात के लिए एग्री हुए। इससे पहले 1982 में 119 देशों ने समुद्री सुरक्षा संविदा थी उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे और इस सम्मेलन में जिन राष्ट्रों ने भाग लिया उसके अंतर्गत उन्होंने यह तय किया कि जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले मुख्यतः जो देश हैं वे अपनी जिम्मेदारी समझें और कार्बन उत्सर्जन में कमी करें और कार्बन उत्सर्जन का जो 55% भाग है जिसके लिए उत्तरदायी 55 देश हैं वे अपनी संसदों के द्वारा 30 दिन के भीतर इस समझौते को अनुमोदित करवा दें ताकि यह क्रियान्वित रूप में लागू हो जाए। इसके पश्चात इसके अंतर्गत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि जो पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उस बढ़ते हुए तापमान को 21वीं सदी के अंत तक 20 डिग्री तक सीमित कर लिया जाएगा, निर्धारित कर लिया जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं जिसमें हम लोग कहेंगे कि COP21 का आयोजन पेरिस के अंतर्गत किया गया 2015 में और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन, जिसके अंतर्गत मुख्य बातें यह थी कि पृथ्वी दिवस पर लगभग 175 देशों ने एक संधि पर समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसके पश्चात उनकी संसद ने इसे अनुमोदित किया। विश्व में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देशों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए और इससे पहले ये 1982 में 119 देशों ने समुद्री सुरक्षा से संबंधित कोई संविदा थी उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के अंतर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 21वीं सदी में दुनिया का जो तापमान है यह बढ़ रहा है लगातार, उसे 20 डिग्री तक नियंत्रित कर दिया जाएगा और विकासशील देशों की अनिवार्यताओं को स्वीकार किया गया और जो विकसित देश हैं, अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश हैं, वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाए। इसके बाद इसमें 55% कार्बन उत्सर्जन करने वाले के जो मुख्य जिम्मेदार 55 देश हैं उनके अनुमोदन के 30 दिन के पश्चात, यानी उनकी संसद के अनुमोदन के 30 दिन के पश्चात यह समझौता अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि विकसित राष्ट्रों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये समझौता केवल फोरी ही रह गया, जिसे अपनाया नहीं गया। नेक्स्ट पूछा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों को बताना है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वह 23 मई 1986 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रावधान थे। उसमें पहला प्रावधान यह था कि यदि कोई औद्योगिक इकाई या कोई व्यक्ति यदि पर्यावरण को प्रदूषित करता है तो पहली बार ऐसी घटना होने पर तो प्राथमिक रूप से उसके लिए 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए
दंड के रूप में वसूला जाएगा, 1 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। और यदि किसी संस्था या फर्म के द्वारा या कोई इकाई के द्वारा यह निरंतर किया जाता है तो उसके लिए दैनिक रूप से 5,000 रुपये जुर्माना और 7 वर्ष की कारावास होगा, यानी 7 वर्ष का जेल होगी। और कोई भी व्यक्ति यदि उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं उसके आसपास कोई पर्यावरण प्रदूषण की घटना हो रही है तो वह 2 माह का सिंपली नोटिस देकर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। और केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि यदि कोई औद्योगिक इकाई पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है तो उसकी मान्यता रद्द कर सकती है और उसके बिजली पानी के कनेक्शन काट सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे स्वीकृति मिली राष्ट्रपति की 23 मई 1986 को। और इस अधिनियम में पर्यावरण प्रदूषण के जो मानदंड निर्धारित किए उसके लिए तय किया गया कि प्रथम बार उल्लंघन पर 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसी प्रकार से मानदंडों का जब निरंतर उल्लंघन किया जाता है तो दैनिक 5,000 रुपये जुर्माना और 7 वर्ष का कारावास होगा। और उल्लंघन नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है, सिंपली 2 माह का नोटिस देकर। और केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि जो पर्यावरण के संरक्षण के नियम है या ये अधिनियम के जो मानदंड है उनकी उल्लंघना होती है, पालना नहीं की जाती है किसी औद्योगिक इकाई के द्वारा, तो उस उद्योग को बंद किया जा सकता है या उसकी जो बिजली पानी की सेवाएं हैं वे रोकी जा सकती हैं। तो यह था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, इसके बारे में संक्षिप्त में आंसर दीजिए। हम लोगों ने अध्ययन किया है कि उपभोक्तावादी संस्कृति यानी भौतिकतावादी संस्कृति, जो अत्यधिक उपभोग की संस्कृति है वह पर्यावरण के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करती है, तो इस रूप में नुकसान पहुंचा रही है। अत्यधिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और थोड़े देर पश्चात उन्हें बेकार कर दिया जाता है, व्यर्थ मान लिया जाता है, तो वह एक उनके निस्तारण की समस्या भी हमारे सामने उपस्थित हो रही है। यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है मानव के स्वास्थ्य को, मानव की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर रही है, प्राकृतिक संसाधनों की विपन्नता की स्थिति हमारे सम्मुख ला देती है। इसी प्रकार से उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वह विलासितापूर्ण सामग्री को प्रोत्साहित करती है, जैसे एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह है उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, तो उनसे निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वह ग्लोबल वार्मिंग को प्रोत्साहित करती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली संस्कृति है और यह अपव्ययपूर्ण संस्कृति है, क्योंकि यह अपव्ययपूर्ण उपभोग पर बल देती है। इसके जो नुकसान है वे निम्नानुसार है। ये घरों में, वाहनों में जो एयर कंडीशन वगैरह का प्रयोग किया जाता है उसके कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसों का उत्सर्जन होता है जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार से जो अनावश्यक खरीदारी होती है वह धन का अपव्यय भी करती है, जिससे दिवालियापन की स्थिति आती है। व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, आर्थिक रूप से परेशान होता है। इसी प्रकार से जो पैकिंग सामग्री है या जो डिस्पोजल के उत्पाद हैं उनके कारण अपशिष्ट पदार्थों का अंबार लग रहा है, ढेर लग रहा है, उनके निस्तारण की समस्या भी पर्यावरण के सम्मुख आ रही है। इसी प्रकार से जो अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, उससे प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो वह भी नुकसान पहुँचाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वह हमारे पर्यावरण को और मनुष्य को नुकसान पहुंचा रही है। इस तरह से हम लोगों ने लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। अगली जो प्रश्नों की श्रृंखला है वह निबंधात्मक प्रश्नों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये मुख्यतः 6 नंबर के आते हैं, जिसमें 2+2+2 भी पूछ लिया जाता है या 4+2 भी पूछ लिया जाता है या 2+4 पर भी पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट 6 नंबर का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न को समझें, पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर दें। और फिर कह रही हूँ, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और उसे आप देखिए। इस तरह से हमारा जो पहला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्नों से संबंधित, उसमें पहला प्रश्न यह पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या अभिप्राय है, इसके कारणों की व्याख्या करते हुए पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का
विस्तृत वर्णन कीजिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2018 की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इसे पूछा गया है और 1-2 साल स्किप करके इसे बार बार पूछा भी जाता रहता है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अभिप्राय बताएं। तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं ये बताना है। इसके बाद इसके कारणों की व्याख्या करनी है। फिर इसके पश्चात पूछा है कि पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी 3 चीज पूछी है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, इन तीनों का इसके अंतर्गत वर्णन करना है। देखो निबंधात्मक प्रश्न जब भी आप प्रारंभ करते हैं तो थोड़ी भूमिका बनाएं, प्रस्तावना बनाएं, जिसके अंतर्गत उसका अर्थ अगर नहीं भी पूछा गया है किसी क्वेश्चन के अंतर्गत तो बहुत शॉर्ट में 1 लाइन में उसका अर्थ लिखकर फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट करें। तो इसमें तो पूछा ही गया है। लेकिन बच्चों एक बात है कि हमेशा की तरह निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों को खुद को तैयार करने होते हैं। मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आप लोगों को देती हूँ और इसके सपोर्ट के लिए जो मेरी वीडियोस हैं उन्हें आप देखें और उनकी सहायता से आप जो निबंधात्मक प्रश्न है वह तैयार करें, जिससे आप लोगों की लेखन क्षमता का, निबंध क्षमता का, आपकी सोचने की क्षमता का, विचार शक्ति का और तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो इसे समझाते हुए बताती हूँ आप लोगों को इन पॉइंट्स का सपोर्ट लेते हुए और साथ ही जो कंटेंट्स में मेरा मैटर दिया हुआ है उसे देखते हुए समझते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को तैयार करना है। पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ लिखेंगे। फिर पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वह इसके कारण है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार से इसके प्रभाव देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रकृतिजन्य प्रभाव भी होते हैं, मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वनस्पति पर पड़ता है, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, तो यह सब तरह से नुकसानदायी है। हमारे समुद्र पर, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए उपाय, अब इसके उपायों से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास लघुत्रात्मक प्रश्नों में आया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए और कार्बन उत्सर्जन के अलावा जो अन्य विकल्प हैं ईंधन के उनका प्रयोग करना चाहिए, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए, वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। ये सब बताते हुए हम इस क्वेश्चन का एक सुंदर सा अट्रैक्टिव सा निष्कर्ष लिखेंगे और आंसर हमारा तैयार हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके कारण क्या हैं और उसके प्रभाव क्या हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न आया था भारतीय संस्कृति के बारे में और ये पूछा गया है भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रावधान जोड़े गए हैं संविधान के भाग 4 में, जिसमें अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनके अंतर्गत यह जोड़ा गया है कि प्रकृति का संरक्षण किया जाए, प्रकृति का संवर्धन किया जाए और जीवों की रक्षा की जाए। इसी प्रकार से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उन सब गतिविधियों से व्यक्ति को बचाया जाए जो व्यक्ति के शरीर को, व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही हम लोगों को फिर लिखना है कि अनुच्छेद 252 और 253 भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। फिर हम लोग बताएंगे वे सभी अधिनियम जो संसद ने समय समय पर पारित किए हैं, उसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बताएंगे, वायु प्रदूषण नियंत्रक निवारक अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारक अधिनियम 1974 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा इसकी जो मूल विशेषताएं हैं जिसमें जीवों के संरक्षण की बात कही गई है, राष्ट्रीय पशु और पक्षी के शिकार के निषेध की बात कही गई है और चमड़े के प्रयोग के निषेध की बात कही गई है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम एक बहुत ही आकर्षक सा और एक सटीक सा आंसर तैयार करेंगे जो बताएगा कि भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट पूछा है कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन पर लेख लिखिए कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन में क्या क्या प्रयास किए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का जब आंसर देना आप स्टार्ट करें तो उसके अंतर्गत बताएंगे आप लोग कि 1972 में लिमिट्स ऑफ ग्रोथ एक पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक के अंतर्गत पहली बार बताया गया कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को भूल गया है, प्रकृति को भूल गया है।
उसके पश्चात 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ पर्यावरण के प्रति सचेतता का दौर या पर्यावरण के प्रति जागरूकता का दौर। तत्पश्चात 1972 में सबसे पहले स्टॉकहोम में स्वीडन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर हम लोग बताएंगे कि उसी की 10वीं वर्षगांठ के रूप में नैरोबी केन्या में 1982 में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। फिर तीसरा सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के नाम से ब्राजील के अंतर्गत 1992 में संपादित हुआ और यहीं पर UNFCCC की स्थापना हुई। इसके पश्चात फिर कोप का पहली बार आयोजन किया गया 1995 में। फिर हम लोग बताएंगे कोप 20 को, जिसके अंतर्गत बहुत अधिक देशों ने पहली बार भाग लिया लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। फिर हम लोग कोप 21 का उल्लेख करेंगे जो फ्रांस में यानी पेरिस के अंतर्गत 2015 में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 175 देशों ने भाग लिया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए और कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। और फिर जो लेटेस्ट अभी मैड्रिड चिले में हुआ है COP 25, उसके बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे। इतना ही बताएंगे, इतना ही सफिशिएंट है और यह भी आप लोगों के जो मैटर है वह काफ़ी बढ़ जाएगा। इस तरह से जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन पर यह लेख तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनके बारे में बताइए। कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं? हम लोगों ने अध्ययन किया ही है कि हमारा जो सिनेमा हॉल है या फिर कोई वीडियो पार्लर है या कोई चल सिनेमा ऐसा कोई कार्यक्रम दिखाता है या अपना कोई शो प्रदर्शित करता है तो उसके अंतर्गत कम से कम 2 संदेश ऐसे होने चाहिए जो पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देते हैं। इसी के साथ दूरदर्शन और रेडियो पर जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, उनके अंतर्गत भी सप्ताह में एक दीर्घ अवधि का लगभग 5 से 7 मिनट का कोई एक शॉर्ट फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण का संदेश देने वाली हो। इसी प्रकार से न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 1996 से जो दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी है उसे ऐतिहासिक नगर घोषित किया गया और उसकी स्वच्छता पर और सघन वानिकी पर जोर दिया गया और उसे प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास पर भी जोर दिया गया। और यह कहा गया कि जो दिल्ली है वहाँ के जो यातायात वाहन हैं उनमें CNG का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से सन 2000 के अंतर्गत यह निर्देशित किया कि भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अंतर्गत सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाए ताकि वातावरण में अधिक धुआं प्रसारित नहीं हो। और जो विश्व धरोहर है यानी आगरा का जो ताजमहल है उसके संरक्षण की बात की गई और आगरा के सौंदर्यीकरण की बात की गई। उसके लिए सचिव पर्यावरण और सचिव पर्यटन को निर्देशित किया गया कि पर्यटन की जो राशि है उसका व्यय इस रूप में किया जाए कि वहाँ के जो वहाँ हमारी विश्व धरोहर है उसका संरक्षण हो सके और उस नगर के सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए उन्होंने लगभग 300 जो फैक्ट्रीज थी उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया, हटा दिया गया। और इसी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं किया जाए, पर्यावरण प्रदूषण नहीं किया जाए और पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय के रूप में विश्वविद्यालय शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और स्कूल शिक्षा के साथ जोड़ा जाए ताकि बच्चों में जागरूकता आ सके। तो इस प्रकार से हम इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि सिनेमा हॉल, दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उनके अंतर्गत पर्यावरण का संदेश भी अनिवार्य रूप से प्रसारित किया जाए। इसी प्रकार से 1996 में SC ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए ऐतिहासिक नगर यानी हमारे दिल्ली की संरक्षण के लिए कहा और कहा कि वहाँ के वाहनों में CNG का प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ सघन वानिकी और स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसी प्रकार से सन 2000 में देश के 4 महानगरों में सीसा रहित पेट्रोल के प्रयोग की बात की गई। इसी प्रकार से विश्व धरोहर ताजमहल का संरक्षण तथा आगरा के संरक्षण की बात कही गई, संवर्धन की बात कही गई। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण तथा धूम्रपान निषेध और पर्यावरण के विषय को अनिवार्य विषय के रूप में अपनाए जाने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी भारतीय न्यायपालिका के द्वारा दिए गए। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, बहुत ही आसान थे। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत और वैश्वीकरण के संदर्भ में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।